हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा तीसरी क्लास से और मेरे साथ राज। आज हम लोग परागकण तथा निषेचन में अंतर पढ़ेंगे। परागकण और निषेचन में अंतर क्या होता है। ठीक, सबसे पहले परागण है, परागकण नहीं है। मिस्टेक यहाँ हुआ है, परागण। परागण तथा पराग निषेचन में अंतर। यहाँ भी परागण ही होना है, परागण क्रिया। ठीक, परागण क्रिया और निषेचन क्रिया में अंतर क्या होता है। सबसे पहले देखिए, पराग कोशों में परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पराग कोशों में परागकण, पराग कोश में क्या पाया जाता है बच्चों? परागकण पाए जाते हैं। परागकण मींस पॉलन ग्रेन्स। उसी जाति का सेंस है कि अगर गुड़हल का परागकण है तो गुड़हल के ही पुष्प पे जाएगा, उसके वर्तिकाग्र पर जाएगा। वो चाहे उसी पेड़ का वर्तिकाग्र हो या दूसरे पेड़ का वर्तिकाग्र हो, मतलब चाहे उसमें स्वपरागण हो चाहे परपरागण हो, हर स्थिति में यही बात याद रखना है कि अपनी ही जाति का परागकण वह एक्सेप्ट करेगा, दूसरे का नहीं। ऊपर वाले ने बहुत गजब यह व्यवस्था बनाई है कि जैसे ही वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचता है, वह वर्तिकाग्र अपनी जाति के परागकणों को पहचानता है। उसी का दिया हुआ वह शुगर वाला तरल पदार्थ जिससे वह फूल जाता है और अंदर इंटर करता है, वह उसी को इंटर करने देगा जो उसी की जाति का होगा, वरना दूसरे को इंटर नहीं, प्रवेश नहीं करने देगा उसमें, परागनली में। समझ में आना? ठीक, तो इसमें निषेचन क्रिया क्या होती है? नर और मादा युग्मकों, गैमेट्स का संयुग्मन ही निषेचन कहलाता है। नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाए तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। परागकण क्रिया निषेचन के सदैव पहले होती है। परागकण की क्रिया निषेचन के सदैव पहले होती है और निषेचन सदैव परागण के बाद होता है। क्यों? आप लोग देखिएगा ध्यान से, जैसे ही आप वर्तिकाग्र पे जाते हैं ना, तो वर्तिकाग्र पर ही परागकणों का आना, परागकण का आना, ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। लेकिन अब यहां से अंडाणु नीचे आगे आप जब जाते हैं, यहाँ पे वो रहता ना, अंडाशय रहता है, ओवरी, वहां जाकर अंडाणु से जब मिलता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। तो परागण पहले होगा कि निषेचन? परागण पहले होगा, निषेचन उसके बाद संपन्न होती है। यह क्रिया परागकण व वर्तिकाग्र के बीच होती है। परागकण पॉलन ग्रेन्स और ये वर्तिकाग्र के बीच में होती है। जबकि यह क्रिया कहाँ होती है? बीजांड के अंदर, ओव्यूल्स के अंदर, ओवरी से जब नर युग्मक मतलब मेल गैमेट्स मिलता है तब यह क्रिया होती है। बच्चों समझ में आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट है भ्रूणपोष। इंडोस्पर्म का निर्माण कैसे होता है? तो आपको पता है निषेचन दो तरह का होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था और फिर से एक बार रिपीट करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूं कि निषेचन क्रिया में क्या होता है? आवृतबीजी पौधों में नर युग्मक जब जा करके भ्रूण कोश के अंदर एम्ब्रियोसैक में उपस्थित अंड कोशिका से मिलता है, कल के फिगर में आप देख सकते हैं अंड कोशिका से मिलता है, तो उस मिलने की क्रिया से 2n हो जाता है। 2n कैसे? n होता है नर युग्मक और n होता है अंड कोशिका। n कितने हो गए? 2n, मतलब द्विगुणित, डिप्लॉयड भी कह सकते हैं। और इस तरह से मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? संयुग्मन कहलाती है, या इसे हम सख्त निषेचन कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। जब दूसरा नर युग्मक भ्रूण कोश में उपस्थित द्विगुणित मतलब 2n कोशिका, केंद्रीय कोशिका के साथ जुड़ता है, तो इसे हम लोग त्रिगुणित, इस तरह से हमारे पास जो कोशिका बनेगी वो त्रिगुणित होगी, 3n होगी। और इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? त्रिसमेकन। क्या नाम देते हैं निषेचन को? त्रिसमेकन। इस तरह से बनने वाली त्रिगुणित कोशिका के हम प्राथमिक भ्रूण कोश मात्र कोशिका कहते हैं। इस तरह से जो त्रिगुणित से जो कोशिका हमारी बनती है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल्स कहलाती है, जिसे हिंदी में हम प्राथमिक भ्रूण कोश मात्र कोशिका के नाम से भी जानते हैं। कोशिका का फिर सूत्री विभाजन शुरू हो जाता है और भ्रूणकोश के अंदर भ्रूणकोश का निर्माण होने लगता है। एम्ब्रियोसैक के अंदर इंडोस्पर्म का निर्माण होने लगता है। एम्ब्रियोसैक के अंदर इंडोस्पर्म का निर्माण होने लगता है। अर्थात याद रखना, भ्रूणकोश में भ्रूणकोश
का निर्माण होता है। अंतर जानते रहिएगा बच्चों, ठीक। और द्विनिषेचन क्या होता है? सत्य निषेचन प्लस त्रिसमेकन। पिछले वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हम लोगों ने द्विनिषेचन लिख दिया है, उसे सुधार कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर आपका त्रिसमेकन होना चाहिए। त्रिसमेकन और सत्य निषेचन, साइन गैमी और ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा हमारा क्या बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक। अब आता है भ्रूणपोष के प्रकार। तो भ्रूणपोष के प्रकार के किसके आधार पर भ्रूणपोष को हम डिवाइड करते हैं? एंडोस्पर्म को किसके आधार पर डिवाइड करते हैं? विकास और कोशिका के अंदर उपस्थित गुणसूत्र। विकास और कोशिका के अंदर उपस्थित गुणसूत्र के आधार पर भ्रूणपोष को हम भी कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जानते रहिए। जो बच्चे आगे बायो लेंगे, और यह भी बात आपको बता दें, 10th स्टैंडर्ड तक का, 9th और 10th स्टैंडर्ड का बायो भी आप लोगों को जीवन पर्यंत जाने रहना है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो वनडे के होंगे, सिविल के होंगे, तो सबसे ज्यादा जीएस अगर साइंस में किसी से बनता है तो वह किससे बनता है? बायोलॉजी से बनता है। किससे बनता है बच्चों? बायोलॉजी से बनता है। इसलिए बायोलॉजी का ये 10th के बाद अगर आप मैथ ग्रुप्स हो गए या किसी कॉमर्स ले लिए, या जो भी आपको पढ़ना, आर्ट में हो गए, जो भी आपको लेना हो लीजिए, लेकिन जब आप यूपीएससी या वनडे की तैयारी करेंगे तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए 9th 10th का अगर तैयार रखेंगे तो आप कभी भी साइंस में और जरूरत नहीं पड़ेगी स्टाफ पढ़ने की। धन्यवाद बच्चों। आज का वीडियो जो हम आपको भेज रहे हैं, इसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेहनत कर रहे हैं बच्चों, उसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।